हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। जिस सीरीज में हमने C++ वाला पोर्शन स्टार्ट किया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++। ठीक है, इसके कई वीडियो डाले जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। आज हम जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। तो आज ये इसका 5th पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि एवरी यूजर, ठीक है, यूजर कौन होता है? तो यूज करने वाला होता है। तो हर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हर एक कह रहे हैं कि एवरी यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है शुड बी डिक्लेयर इन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम में डिक्लेयर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या होगा? बिफोर इट इज यूज करने से पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन किया जाता है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को प्रोग्राम में उपयोग करने से पहले आपको डिफाइन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर देन वन यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक से ज्यादा जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है कैन हैव अ सेम एंड परफॉर्म, जो कि सेम हो, एक से ज्यादा यूजर डिफाइंड फंक्शन सेम हो सकते हैं एंड परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस, और ये अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हों। ठीक है, दिस इज अ पावरफुल फीचर इन C++, ये C++ का एक पावरफुल फीचर है एंड इज नोन है, जिसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है ये। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाएगा, जिसमें कि यूजर डिफाइंड एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं और सभी अलग अलग डिफरेंट तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो, अलग अलग तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो। ये C++ का फीचर है और ये पावरफुल फीचर है, और ये क्या कहलाता है? ये फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग एक C++ प्रोग्रामिंग फीचर है जो हमें एक ही नाम वाले लेकिन अलग अलग डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट वाले एक से अधिक फंक्शन रखने की अनुमति देता है। पैरामीटर लिस्ट का मतलब होता है डाटा टाइप। ठीक है, आप चीजों को क्लियर करते चलिए ताकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो करने में। तो जो यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट का मतलब क्या होता है? डेटा टाइप, और पैरामीटर की सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासेस प्रोवाइड्स यूजर विद अ मेथड टू क्रिएट डैश डेटा टाइप। ठीक है, कह रहे हैं क्लास प्रोवाइड करती है यूजर्स को विद अ मेथड, मेथड के साथ, क्लास जो है यूजर को मेथड के साथ टू क्रिएट करने की डैश डेटा टाइप। तो क्या क्रिएट करने की देती है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को क्रिएट करने की अनुमति देती है। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और ऑब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और दूसरे के हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इनको बनाने के लिए उपयोग किया जाता है एक ADT क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर पर डिफाइंड ऑपरेशंस के एक सेट के साथ साथ समान रूप से देखने वाली या वाले डेटा स्ट्रक्चर का एक ऑब्स्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीचर ऑफ द बेस क्लास आर सेट टू द इनहेरिटेड बाय द। ठीक है, जो फीचर है आपकी बेस क्लास का, बेस क्लास की जो विशेषता है, फीचर है, वो बताता है, क्या बताता है? टू बी इनहेरिटेड बाय, कि इसके द्वारा इनहेरिट किया गया है। तो ये ड्राइव्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट किया गया है, ये बताता है। तो बेस क्लास मेंबर, जो बेस क्लास के मेंबर होंगे, और मेंबर फंक्शन, और जो मेंबर फंक्शन होंगे ड्राइव्ड क्लास के लिए के ऑब्जेक्ट को इनहेरिटेंस में मिलते हैं। बेस क्लास को पेरेंट क्लास या सुपर क्लास भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेस क्लास को पेरेंट क्लास या सुपर क्लास भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्राइवेट डेटा, जो प्राइवेट डेटा एंड फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय, प्राइवेट डेटा और फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? बाय द
ऑफ क्लासेस, किस क्लास के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है? तो ये मेंबर फंक्शन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इसे केवल मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट डिक्लेयर्ड क्लास मेंबर्स, प्राइवेटली डिक्लेयर्ड क्लास मेंबर को केवल क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। उन्हें क्लास के बाहर किसी भी ऑब्जेक्ट या फंक्शन द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टर आर मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो मेंबर फंक्शन एक क्लास के हैं। ठीक है, दैट हैव द सेम नेम, जिनका नाम क्या है? सेम है। एज वो क्या होंगे? वो आपके क्लास के नेम होंगे, क्लास नेम वो कहलाएंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर आर मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट हैव द सेम नेम एज अ क्लास नेम। जो कंस्ट्रक्टर का नाम है वही क्लास का नाम होगा। अपनी क्लास के समान नाम वाले मेंबर फंक्शन को कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। ठीक है, अपनी क्लास के समान नेम वाले फंक्शन को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। इसका उपयोग इस क्लास टाइप की वस्तुओं को लीगल इनिशियल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है इनका उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यूजर ऑपरेटर, जब एक यूजर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जब एक यूजर ऑपरेटर जो है यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एक ओवरलोडिंग ऑपरेटर को यूज किया जाता है। द ऑपरेटर शुड परफॉर्म ओनली द डैश, अदरवाइज इट विल रीड टू मोर कंफ्यूजन। ठीक है, तो क्या होगा इसका? ये मोस्ट ऑब्वियस फंक्शन, इसे क्या कहेंगे? मोस्ट ऑब्वियस फंक्शन, सबसे स्पष्ट फंक्शन कहलाएगा ये। ठीक है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का उपयोग करते समय ऑपरेटर को स्पष्ट फंक्शन के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग वर्क सिमिलर टू एनी डैश ऑफ अ क्लास। किसी भी क्लास के लिए जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग वर्क करेगा, सिमिलर टू किसके सिमिलर वर्क करेगा? ये मेंबर फंक्शन के सिमिलर काम करेगा। ठीक है, C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग का उपयोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। इस ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए मेंबर फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। इसमें कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो जिसे कि ओवरलोडेड नहीं किया जा सकता? तो किसे ओवरलोडेड नहीं कर सकते हैं? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को। ठीक है, तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आपका है, इसे ओवरलोडेड नहीं किया जा सकता। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कौन सा होता है? ये जो डबल कॉलन होते हैं ये आपके स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और साथ ही डॉट ऑपरेटर, डॉट जो आप सिंगल लगे डॉट आपको दिखाई दे रहा है, उन ऑपरेटर में से हैं जिन्हें कि हम ओवरलोडेड नहीं कर सकते हैं। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और डॉट ऑपरेटर को ओवरलोडेड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा मेंबर विच विल बी इनहेरिटेड विल हैव टू बी डिक्लेयर एज। जो डेटा मेंबर जो आपके हैं विच विल बी इनहेरिटेड, जिनको भी इनहेरिटेड किया जा सकता है, विल हैव टू बी डिक्लेयर। कैसे कर सकते हैं? क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? तो ये पब्लिक डिक्लेयर करके इनको इनहेरिट किया जा सकता है। केवल प्रोटेक्टेड मेंबर्स को ही इनहेरिटेंस में प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वे क्लास के लिए प्राइवेट रहते हैं। यदि स्टैटिक सदस्यों को निजी एक्सेस में परिभाषित किया गया है तो उन्हें इनहेरिटेंस की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन पब्लिक को इनहेरिट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग अ क्लास फॉर्म ऑफ डैश क्लास। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को एक्सेस करने के लिए इनहेरिटेड एक क्लास के अंदर, तो इसके लिए क्या होगा? हम इसके लिए यूज करेंगे मोर देन वन पेरेंट। ठीक है, मोर देन
वन पेरेंट क्लास का इस्तेमाल किया जाएगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस का उपयोग तब किया जाता है जब एक क्लास को दो बेस क्लास या फिर अधिक का उपयोग, दो या दो से अधिक जो बेस क्लास का उपयोग किया जाता है तब इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस का उपयोग किया जाता है। सिंगल क्लास में सिंगल यूनिट के रूप में इनहेरिटेंस में मिली मोर देन वन क्लास की विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस से तो वैसे समझ में आ रहा है कि एक से ज़्यादा जो बेस क्लास है उनको इनहेरिट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फॉर इनहेरिटेंस पेरेंट क्लास मेंबर फंक्शन आर इन्वॉक्ड यूजिंग डैश ऑपरेटर। ठीक है, तो ये किसका यूज करेंगे, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके इनहेरिट किया जाएगा। ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को की सहायता से ग्लोबल वैल्यू को किसी भी ब्लॉक में यूज किया जा सकता है। वंशानुक्रम में स्कोप रिजोल्यूशन का उपयोग मूल वर्ग के सदस्य फंक्शन को लागू करने के हेतु किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्कोप रिजोल्यूशन, जब हम क्लास को इनहेरिट करते हैं तो उसके बीच इस वाला स्कोप रिजोल्यूशन का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द डेटा मेंबर इन अ क्लास आर यूजली डिक्लेयर्ड। जो डेटा मेंबर्स होते हैं एक क्लास के अंदर, जो डेटा मेंबर होते हैं उनको यूजली डिक्लेयर किया जाता है। कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ये आपके यूजुअली कह लें या बाय डिफॉल्ट ये क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। डिफॉल्ट रूप से C++ क्लास में क्लास के मेंबर प्राइवेट मोड में ही होते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट या यूजुअली जो डिक्लेयर होते हैं अपने आप वो प्राइवेट ही होते हैं। प्राइवेट मेंबर क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं क्लास के उनको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, उन्हें केवल क्लास के मेथड के माध्यम से ही एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल फंक्शन आर प्राइवेटली यूज्ड इन। जो वर्चुअल फंक्शन है वो प्राइमरली मतलब बेसिक रूप से यूज होता है, किसमें यूज होता है, तो ये आपका इनहेरिटेंस में यूज होता है। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन मुख्य रूप से इनहेरिटेंस में उपयोग किए जाते हैं। तो यस का फर्स्ट आंसर होगा C++ में वर्चुअल फंक्शन एक मेंबर फंक्शन होता है। वर्चुअल फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, वर्चुअल फंक्शन को मेंबर फंक्शन भी कहा जाता है, जिसे बेस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। कहाँ डिक्लेयर किया जाता है, बेस क्लास के अंदर। ठीक है, और इसे ड्राइव्ड क्लास के द्वारा ओवरराइड किया जाता है। और ये ओवरराइड किसमें होती है, ये आपकी ड्राइव्ड क्लास में ओवरराइड होती है। ये मुख्य रूप से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में उपयोग किया जाता है। कहाँ उपयोग किया जाता है, इसे पॉलीमॉर्फिज्म में उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है, तो रन टाइम में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडर फाइल डैश इज अ हेडर फाइल containing the declaration of cin and cout classes। इसमें cin और cout जो क्लासेस आपकी होती हैं इसके लिए हेडर फाइल पूछी गई है आपसे, तो ये हम किस में यूज करते हैं, iostream.h में। ठीक है, इसका उपयोग होता है iostream.h में। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए C++ में उपलब्ध iostream हेडर फाइलें हैं। क्या है ये, iostream हेडर फाइलें हैं जो कि इनपुट आउटपुट के लिए ऑपरेशन के लिए उपयोग होती हैं। iostream स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए उपयोग होती हैं। इस हेडर फाइल में cin और cout आदि की डेफिनेशन होती है। किसकी डेफिनेशन होती है, cout और cin की इनमें डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश स्ट्रक्चर। स्टैक किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये किसका है, ये आपका लीफो का एग्जाम्पल है। स्टैक किसका एग्जाम्पल है, लीफो का। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो पार्टिकुलरली ऑर्डर को फॉलो करता है। जो किसको फॉलो करता है, एक पार्टिकुलर ऑर्डर को ये फॉलो करता है जिसमें संचालन किया जाता है। ठीक है, जिसमें संचालन किया जाता है। ऑर्डर लीफो
लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। लिफो क्या होता है? लास्ट इन और फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट पे ये वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पॉइंटर आर नॉट मॉडिफाइबल। जो पॉइंटर होते हैं आपके वो परिवर्तनीय नहीं होते हैं, ठीक है। तो पॉइंटर मॉडिफाइबल नहीं होते हैं, तो क्या होगा इसका? इसमें दिस पॉइंटर क्या क्यों करेंगे? दिस पॉइंटर्स आर नॉट मॉडिफाइबल, ठीक है। दिस पॉइंटर नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, जिन्हें हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ऐसे इसलिए है क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का पता उसके पूरे जीवन काल में स्थिर होता है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो उसके पूरे जीवन काल में क्या होता है? स्थिर होता है। इसलिए पॉइंटर मॉडिफाइबल नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लास स्ट्रीम। जो क्लास स्ट्रीम इज ड्राइव्ड फ्रॉम डैश विच कंटेन ऑल द नेसेसरी फंक्शन फॉर हैंडलिंग इनपुट, ठीक है। कह रहे हैं कि जो क्लास स्ट्रीम है, ठीक है, क्लास स्ट्रीम ड्राइव होती है फ्रॉम डैश किससे? तो ये ड्राइव्ड आपकी होगी आईओ स्ट्रीम से। किससे होगी? iOS क्लास से ये आपकी ड्राइव्ड होगी, ठीक है। फ्रॉम iOS क्लास विच कंटेन ऑल द नेसेसरी फंक्शन। ये iOS क्लास जो है ये सभी नेसेसरी आवश्यक फंक्शन को रखेगी फॉर हैंडलिंग इनपुट। किस लिए? इनपुट को हैंडल करने के लिए। C++ में इनपुट और आउटपुट को हैंडल करने के लिए, जो C++ में हम इनपुट और आउटपुट फंक्शन को हैंडल करते हैं, तो C++ में इनपुट और आउटपुट डेटा को फ्लो का जनरेट नाम स्ट्रीम है। जनरल नाम इसका क्या है? स्ट्रीम है। इनपुट और आउटपुट में डेटा के फ्लो का नाम जनरल नाम क्या है? इसका स्ट्रीम है। इस कारण C++ में स्ट्रीम को आईओ स्ट्रीम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लास एफ स्ट्रीम inherited from both IO stream and F stream base is used for files that will perform, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो IO stream और F stream base जो क्लासेस हैं दोनों से विरासत में मिली क्लास F stream का उपयोग उन फाइलों के लिए किया जाता है जो डैश देती हैं। क्या देती हैं? ये आपको रीड इनपुट आउटपुट दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो बोथ इनपुट एंड आउटपुट के लिए आईओ स्ट्रीम का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। आईओ स्ट्रीम का उपयोग क्यों किया जाता है? इनपुट और आउटपुट के लिए। रीड और राइट के लिए फाइल तक पहुंचने के लिए एफ स्ट्रीम क्लास का उपयोग किया जाता है। फाइल को खोला और बंद किया जा सकता है और रीड राइट और सीक ऑपरेशन का कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन डैश विल रिटर्न द लास्ट रीड कैरेक्टर एंड विल मूव द इनसाइड पॉइंटर, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? लास्ट रीड कैरेक्टर के लिए और मूव करने के लिए इनसाइड द पॉइंटर के अंदर मूव करने के लिए ये आपका पीक फंक्शन यूज होगा, ठीक है। कौन सा फंक्शन यूज होगा? तो यहाँ पर आपका पुट बैक आएगा, ठीक है। और अच्छे से आप यहाँ पे समझ लीजिए आप कि पीक का जो पीक फंक्शन आपका है, पीक इस ऑपरेशन का उपयोग क्यू के फ्रंट एलिमेंट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फ्रंट एलिमेंट को प्राप्त करने के लिए पीक का हम यूज करते हैं और इसमें एलिमेंट को डिलीट नहीं किया जा सकता। जो पीक है इसके अंदर एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते हैं। और तथा पुट बैक ऑपरेशन है, पुट बैक फंक्शन को अंतिम पढ़े गए कैरेक्टर को वापस कर देगा। जो पुट बैक आपका फंक्शन है जो लास्ट रीड किया गया है, यहाँ लास्ट रीड क्योंकि पूछा था, तो लास्ट रीड किए हुए कैरेक्टर भी वापस कर देगा और अंदर के सूचक को स्थानांतरित कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द कंपाइलर जनरेट्स
अ क्लास, जब एक कंपाइलर क्लास जनरेट करता है फंक्शन और स्टैटिक डेटा मेंबर, फंक्शन और स्टैटिक फंक्शन या फिर स्टैटिक डेटा मेंबर्स जो होते हैं फ्रॉम अ टेम्पलेट, टेम्पलेट के लिए इट इज रिफर टू एज, ठीक है, ये क्या रिफर करते हैं आपके लिए, तो ये टेम्पलेट ये टेम्पलेट को रिफर करते हैं इंस्टांसिएशन, जो आपकी टेम्पलेट इंस्टांसिएशन है इसको ये रिटर्न करने का काम करते हैं। जब कंपाइलर किसी टेम्पलेट से क्लास या फंक्शन या स्टैटिक डेटा मेंबर जनरेट करता है तो इसे टेम्पलेट इंस्टांसिएशन कहा जाता है। क्लास टेम्पलेट से उत्पन्न क्लास को जनरेटेड क्लास कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन आइडेंटिफायर दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू एन आउटपुट स्ट्रीम, जो कि आउटपुट स्ट्रीम में इंसर्ट हुई है, एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इनपुट स्ट्रीम इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा, मैनिपुलेटर होगा इसका, ठीक है। मैनिपुलेटर विशेष फंक्शन होता है, मैनिपुलेटर क्या होता है, एक विशेष तरह का फंक्शन होता है, आउटपुट फॉर्मेट को निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आउटपुट जो भी आउटपुट फॉर्मेट होगा इसको निर्धारित करने के लिए मैनिपुलेटर फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये आईओ स्ट्रीम फंक्शन के साथ के स्थान पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो आईओ स्ट्रीम के स्थान पर इसको मैनिपुलेटर फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो मैनिपुलेटर इज एन आइडेंटिफायर, क्या है ये, एक आइडेंटिफायर है, दैट कैन बी इंसर्टेड, जिसको इंसर्ट कर सकते हैं, इनटू एन आउटपुट स्ट्रीम के अंदर, या एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम, या इनपुट स्ट्रीम को एक्सट्रैक्टेड करने के लिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टू बेसिक मॉडल्स, ठीक है। व्हाट आर टू बेसिक मॉडल, दो बेसिक मॉडल क्या होंगे, इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग थ्योरी, एक्सेप्शन हैंडलिंग थ्योरी के अंदर दो आपके बेसिक मॉडल क्या हो सकते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं आपके, ये आपके टर्मिनेशन और रिजम्पशन हो सकते हैं, ठीक है, टर्मिनेशन और रिजम्पशन हो सकते हैं। तो C++ में एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म को प्रोवाइड करती है, तो C++ जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म को ये प्रोवाइड कराती है। इसके द्वारा कोई भी एक्सेप्शन आने पर इसे हैंडल कर सकते हैं और प्रोग्राम को डायरेक्टली टर्मिनेट होने की बजाय दूसरे कोड को एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें विच ऑफ दीज इज आर एक्सेप्शन बेसिस ड्राइव्ड फ्रॉम लॉजिक डैश एरर, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि जो विच ऑफ दीज, इनमें से आर एक्सेप्शन क्लासेस ड्राइव्ड फ्रॉम लॉजिक और एरर, तो इनके बीच में क्या आएगा, तो क्या आएगा इनके बीच में, ये आपके डोमेन एरर आ सकते हैं, ठीक है, और आपके आउट ऑफ रेंज एरर भी आ सकता है, और आपका बैड या कास्ट एरर भी आ सकता है, ठीक है। ये तीनों एरर लॉजिकल एरर आ सकते हैं, तो आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डैश अलाउ यू टू क्रिएट अ ड्राइव्ड क्लास दैट इनहेरिटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें अलाउ यू आपके लिए अलाउ करता है, आपको परमिशन देता है क्रिएट करने के लिए एक ड्राइव्ड क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टी, जिसमें कि इनहेरिट कर सकते हैं आप उसकी प्रॉपर्टी को फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास की प्रॉपर्टी को आप इनहेरिट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी कौन देता है, ये आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये फैसिलिटी आपको मिलती है। तो आप क्या लिखेंगे, आप मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस
क्लास का एक फीचर है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, क्लास का एक फीचर है जहाँ एक क्लास एक से अधिक क्लासेस से इनहेरिटेड हो सकती है। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस C++ का एक फीचर होता है जिसमें कि जहाँ पर एक क्लास एक से अधिक क्लासेस से इनहेरिट हो सकती है। और इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस में मिलने वाले क्लासेस के कंस्ट्रक्टर को उसी क्रम में कॉल किया जाता है जिसमें कि वो इनहेरिटेड हुई है। ठीक है, जिस क्रम में क्लास इनहेरिट हुई है कंस्ट्रक्टर उसी क्रम में कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसमें थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में आप देखिएगा आगे के क्वेश्चंस को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।